बैटल की सीरीज है, उसमें हमने बहुत सारे जो वॉर है वो कवर करवा रखे हैं। आज हम करेंगे कर्नाटक वॉर की आखिर ये जो कर्नाटक वॉर था वो हुआ क्यों, किन चरणों में हुआ था, यानी कि 3 चरण में हुए थे, 3 कर्नाटक वॉर हुए थे, किन 2 पक्षों के बीच में होता है, क्या चीजें होती हैं और बाद में रिजल्ट क्या निकला। संधि यानी कि जो ट्रीटी है वो किन 2 लोगों के बीच में किस नाम से हुई है, हर एक चीज को पढ़ेंगे और इतने डीप और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 1 बाय 1 सभी तीनों ही वॉर को और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी संधि हुई थी और संधि से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी। तो आप आज अगर हमारी वीडियो आपने देख ली तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा कि आपको वहां से कंफ्यूजन हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो जो कि सीपीयू होने वाला है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम आने वाले हैं और एनटीपीसी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप हमारी बैटल की जो सीरीज है उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है और आज की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। मैं पूरी जितनी भी हमारे हिस्ट्री में वॉर हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उन सभी को कवर करवाऊंगी ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इतना आता हो कि आप इजिली उसका आंसर दे पाए। तो हम अपनी वीडियो आज वाली जो है उसको स्टार्ट करते हैं, कर्नाटक वॉर को शुरू करते हैं। देखो, जो पहली लड़ाई हुई थी कर्नाटक वॉर वो हुआ था 1746 से 1748, यानी कि 2 सालों तक हुआ था। किन 2 लोगों के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे 2 पक्ष थे। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी और एक तरफ थी फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये जो 2 देश हैं वो आपस में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में एक देश है छोटा सा, वहां पे कौन उत्तराधिकारी बनेगा, उस देश में कौन राज करेगा, इसके लिए ये लड़ाई होती है। कैसे, एक तो यूरोप में जो इंग्लैंड है और फ्रांस है वो लड़ रहे थे, सेम जो इंडिया में रह रहे थे जो इंग्लैंड के वासी और जो फ्रांस के वासी थे वो भी आपस में लड़ रहे थे। वो अपने जो देश है उसको सपोर्ट करने के लिए लड़ रहे थे, या फिर आप ये मान के चलो जो कंपनियां हैं वो इंडिया में अपना जो वर्चस्व है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे, उनको एक मौका था। तो इसके लिए ये जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। तो हम 1 बाय 1 सभी पॉइंट को पढ़ते हैं। ये है कारण। सबसे पहला कारण था कि यूरोप में एक ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां का जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो उसकी बेटी थी मारिया, उसको सभी कहते हैं कि इसका उत्तराधिकारी इसको बनाया जाना चाहिए। जो सभी जो राजा होते हैं वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे बनते हैं, बट इनका कोई बेटा नहीं था, इनकी एक बेटी थी मारिया, इनका अधिकार था उत्तराधिकारी बनने का। बट बहुत सारे जो देश है वो मना कर देते हैं, साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास एक मौका था कि अब जो वो ऑस्ट्रेलिया है बहुत कमजोर देश हो गया है तो हम जाके वहां पे राज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मारिया है, मारिया थेरेसा, ये रानी बनने वाली थी अपने पिता के मतलब पिता के बाद, उसकी मृत्यु के बाद बनने वाली थी, बट इसका किसी ने भी वहां पे साथ नहीं दिया। और यहाँ पे फिर यूरोप में 2 गुट बढ़ गए, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, यानी कि वहां पे बहुत सारे देश थे जो चाहते थे कि इस देश पे राज किया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई अब राजा नहीं है। लेकिन वहां पे जो मेन 2 देश थे जो बहुत ज्यादा मजबूत भी थे उस टाइम पे और चाहते थे कि हमारा जो वर्चस्व है वो ऑस्ट्रेलिया पे भी हो, भारत पे भी हो, तो वो 2 देश थे, एक तो था इंग्लैंड और एक फ्रांस। ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही भारत में जो अंग्रेज हैं इंग्लैंड के साथ थे और जो फ्रांसीसी थे वो फ्रांस के साथ थे, यानी कि दोनों ही जो लोग हैं, दोनों पक्ष अपने अपने देश को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके लिए भारत में जो फ्रांसीसी फ्रांस के साथ थे, भारत में दोनों पहले से ही जो व्यापार है, व्यापार में उन दोनों को पहले से ही टकराव था कि कौन ज्यादा व्यापार करेगा, किसका मार्केट में ज्यादा जो मजबूती है वो पकड़ होगी, वो किसका होगा। तो ये सभी चीजों के लिए फ्रांस और इंग्लैंड ऑलरेडी इंडिया में लड़ रहे थे, ये जो 2 कंपनियां हैं। बट इनको और मौका कैसे मिल जाता है, जब उनके जो देश है इंग्लैंड और फ्रांस वो आपस में लड़ने लग गए, तो यहाँ पे भी ये ऑलरेडी पहले ही दुश्मन थे और इनको और एक मौका मिल जाता है। तो ये सभी मेन रीजन था। कर्नाटक वॉर जो पहला हुआ था 1746 से 1748, यानी कि 2 साल तक चला था। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु क्या क्या थे और कौन कौन से पक्ष में, जैसे इंग्लैंड के पक्ष में कौन था जो नेतृत्व कर रहा था, फ्रांस के पक्ष में कौन था जिसने नेतृत्व किया था,
सबसे पहले फ्रांस की तरफ से जो डुप्ले है वो फ्रांसीसी गवर्नर थे पौंडीचेरी के, वो इस वॉर में नेतृत्व करते हैं फ्रांस का। वहीं जो निकोलस मॉर्स है ये मद्रास के गवर्नर थे और ये इंग्लैंड की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे इस वॉर में। तो ये दो चीज है, यहाँ से डुप्ले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व डुप्ले ने किया था। वो गवर्नर कहाँ का था? तो पौंडीचेरी का था। तो ये चीजें हो गई। अब परिणाम क्या निकला? यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस ने इंग्लैंड को हरा दिया और यहाँ पे संधि होती है यानी कि ट्रीटी होती है किसकी? तो एक्स ला शैपेल की। ये थोड़ा टिपिकल एक वर्ड है, आप याद कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक्स और या फिर शैपेल भी याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 1748 में ये संधि हो जाती है, यानी कि 2 सालों तक जो फ्रांस और ये इंग्लैंड है इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और एंड में जीतता कौन है? तो फ्रांस जीतता है और इंग्लैंड यहाँ पे इनकी कमजोरी दिखती है या फिर इनकी हार मान लो कि ये थोड़े कम पड़ गए थे, थोड़े मतलब कम मजबूत पड़ गए थे फ्रांसीसियों के सामने और इनको हार का सामना करना पड़ता है। और ट्रीटी होती है किसकी? तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर में ट्रीटी होती है एक्स ला शैपेल की। ये आप नाम याद रखना, ये पूछा जाता है कि ये वाली जो संधि है कर्नाटक वॉर में कौन से कर्नाटक वॉर में हुई थी? तो पहले में हुई थी। अब संधि 1748 में, यानी कि जब इसी के साथ वॉर खत्म हो जाता है दोनों के बीच में। साथ में संधि में क्या था कि जो मद्रास है अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, यानी कि जो मद्रास छीन लिया गया था वो मद्रास वापस से अंग्रेजों को मिल जाता है। तो ये चीजें हो गई हमारे कर्नाटक वॉर में। ये हमारा फर्स्ट था। इसमें हमने देखा कि कैसे फ्रांस ने इंग्लैंड को हराया और उत्तराधिकारी के युद्ध में अपनी जीत हासिल की। अब ये देखो, ये है दूसरा कर्नाटक वॉर। एक हमने जो कर्नाटक वॉर है पहला वो हमने खत्म कर लिया, उसके रीजन जान लिए, कौन जीता, कौन सी संधि हुई, हर एक चीज हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि 1 साल के बाद ही, जस्ट 1 साल यानी कि 1749 में दोबारा से कर्नाटक वॉर होता है, यानी कि दूसरा कर्नाटक वॉर होता है। तो इसमें रीजन क्या था? सेम उत्तराधिकारी का ही ये युद्ध होता है उत्तराधिकारी के लिए कि किसका जो कैंडिडेट है वो उत्तराधिकारी बनेगा। और ये लेकिन होता कहाँ पे है? तो इंडिया में होता है, इंडिया के लिए होता है। यहाँ पे 2 राज्य थे, एक था यहाँ पे कर्नाटक और एक है हैदराबाद। अब यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड इन दोनों के अलग अलग कैंडिडेट थे। वो चाहते थे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो हैदराबाद और कर्नाटक में जो राज्य है वहां पे राजा बने, लेकिन इसीलिए आपस में ही वो टकरा जाते हैं, आपस में ही लड़ाई करने लग जाते हैं अपना जो कैंडिडेट है उसका उत्तराधिकारी जो पद है वो देने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जो हैदराबाद की जो निजाम है उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा होता है। कैसे? जो निजामुल मुल्क है, जो हैदराबाद का था निजाम, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद होड़ मचती है कि उत्तराधिकारी का जो पद है वो किसको दिया जाना चाहिए। तो इंग्लैंड किसी और को सपोर्ट कर रहा था और फ्रांस किसी और को कि इसको बिठाना जाना चाहिए, ताकि वो जो है फ्रांस अपनी सारी बात मनवा सके। वैसे ही जो इंग्लैंड है वो भी चाहता था कि मेरा कैंडिडेट बने, ताकि कल को मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी को और बढ़ाना हो, व्यापार करना हो, तो मैं अपना कैंडिडेट बिठाऊंगा तो कल को मुझे सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो नासिर जंग है ये नाम था, ये कैंडिडेट था। ये किसका था? तो अंग्रेजों की तरफ से कैंडिडेट था। अंग्रेज चाहते थे कि ये बैठे कहाँ पे? तो हैदराबाद में। लेकिन जो फ्रांसीसी थे वो चाहते थे जो मुजफ्फर जंग है ये बैठा जाना चाहिए कहाँ पे? तो हैदराबाद में, जो उत्तराधिकारी पद है वहां पे। तो यहाँ पे हैदराबाद में ये 2 जो कैंडिडेट थे अलग अलग, अंग्रेज की तरफ से नासिर जंग और जो फ्रांस थे वहां पे मुजफ्फर जंग, ये दोनों यहाँ पे कैंडिडेट थे। फिर कर्नाटक में जो दूसरा राज्य था वहां के उत्तराधिकारी के लिए कौन किसको सपोर्ट कर रहा था? इंग्लैंड की तरफ से जो इंग्लैंड ने सपोर्ट किया वो था मोहम्मद अली। वैसे ही फ्रांसीसी ने किसको समर्थन दिया? तो चंदा साहिब को इसने समर्थन दिया था कि हमें चंदा साहिब को यहाँ पे कर्नाटक में उत्तराधिकारी के पदे बिठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसी में जो आपस में जो फ्रांसीसी और इंग्लैंड है वो दोनों लड़ने लगे कि हमारा कैंडिडेट आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले और ये जो बुसी है इन दोनों ने नेतृत्व किया था अपने फ्रांस को। तो ये चीजें हो गई कारण। अब हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या था, यानी कि किसका कैंडिडेट जो कर्नाटक है और हैदराबाद है उसमें बैठा, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु है फ्रांसीसी शुरू में मजबूत थे, जैसा कि उन्होंने कर्नाटक वॉर में भी इंग्लैंड को हराया था, वो बहुत मजबूत थे। तो यहाँ पे भी सेम हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, जो मुजफ्फर जंग निजाम, उसको निजाम बना दिया गया, कहाँ का? तो हैदराबाद का बना दिया गया।
दूसरा, चंदा साहिब, इसको कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। यानी कि जब लड़ाई शुरू होती है 1749 में, तो जो इंग्लैंड है वो मजबूत नहीं होती, फ्रांसीसी बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं उनके मुकाबले, और फ्रांसीसी क्या करते हैं, जो अपना कैंडिडेट है हैदराबाद में और कर्नाटक में, इसको बिठा देते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलता। रॉबर्ट क्लाइव की जैसे ही एंट्री होती है 1751 में, वो सभी चीजें, पॉइंट, जितने भी टर्निंग पॉइंट है उसको ले आता है। यहाँ से जो इंग्लैंड है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की जो नीति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, बहुत अच्छी थी। और इसमें क्या होता है कि जो आरकोट किला है कर्नाटक का, इसको इंग्लैंड जब्त कर लेते हैं, और यहीं से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो फ्रांसीसी है वो कमजोर पड़ जाते हैं और इंग्लैंड है वो मजबूत होने लग जाते हैं, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो ये जीत अंग्रेजों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव है वो टूटने लग गया, क्योंकि ये जो आरकोट का किला है ये जो इंग्लैंड है उन्होंने जब्त कर लिया, यानी कि वहां पे इंग्लैंड का जो दबदबा था वो मजबूत हो गया, तो फ्रांसीसी वहां पे उनका जो प्रभाव है वो कम होने लग गया। तो ये चीजें थी। फिर चंदा साहिब की हार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि चंदा साहिब को जो बिठाया था कर्नाटक में, इसकी हार हो जाती है और इसको मार दिया जाता है। और अंग्रेज और मराठों ने मिलकर चंदा साहिब को हरा दिया और इसको मार दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ही मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी ने नया निजाम बनाया, यानी कि सबसे पहले जो कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को बनाया था उसको अंग्रेज मरवा देते हैं मराठों के साथ मिलकर। और दूसरी तरफ जो हैदराबाद है, जहाँ पे मुजफ्फर जंग को बिठाया था फ्रांसीसियों ने, इंग्लैंड से लड़के, इंग्लैंड से जीत कर, वहां पे क्या होता है कि फिर से अंग्रेज, जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है तो उन्होंने रणनीति बनाई और मुजफ्फर जंग को भी मरवा दिया। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी उसकी मृत्यु के बाद भी दूसरा एक निजाम है उसको बिठाते हैं गद्दी पे, वो होता है सलाबत जंग। ये बैठता है फ्रांसीसी की तरफ से ही बैठता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बैठता है, बाद में जब अंग्रेज और मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मुख्य बिंदु में और क्या क्या चीजें हैं। अंत में शासक कौन बना, ये चीजें हैं कि अंत में कौन बना शासक। यहाँ पे कर्नाटक में कौन बना, मोहम्मद अली, जो कि जिसको अंग्रेजों का समर्थन था, यानी कि कर्नाटक में मोहम्मद अली को यहाँ पे बना दिया जाता है शासक अंतिम, और ये स्थायी बनता है, यानी कि इससे पहले जो मुजफ्फर जंग है उसको मरवा दिया जाता है और यहाँ पे परमानेंट किसको बिठाया जाता है, तो मोहम्मद अली को बिठा दिया जाता है अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होने के बाद ही जो अंग्रेज है उनका जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया।